नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया है 7 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। इकोनॉमी को लगा डबल झटका। खाने पीने की महंगी चीजों के चलते रिटेल महंगाई 7% पहुंची तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिरकर 2.5% से नीचे। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी जिला कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा, श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा की अनुमति वाली याचिका सुनने लायक। मुस्लिम पक्ष के दावे खारिज। 22 सितंबर को अगली सुनवाई। भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस बीजेपी में तीखी नोकझोंक। जयराम रमेश बोले, कंटेनर, जूते और टी शर्ट को मुद्दा बनाना दिखता है बीजेपी का डर। संबित पात्रा का पलटवार। ये भारत जोड़ो नहीं बल्कि आग लगाओ यात्रा है। बाजार ने लगाई तेजी की हैट्रिक। सेंसेक्स 322 पॉइंट चढ़ा तो निफ्टी ने भी लगाई सेंचुरी। रियलिटी आईटी शेयरों में रही अच्छी खरीदारी। रेलवे, पेट्रोलियम और टेलीकॉम मंत्रालय को एसेट मोनेटाइजेशन में तेजी लाने के निर्देश। बेहतर परफॉर्म करने वाले मंत्रालय को मिल सकती है तवज्जो। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। ऑनलाइन कंपनियों को अब फेक रिव्यू लिखवाना पड़ सकता है भारी। लग सकता है लाखों का जुर्माना। इसी हफ्ते गाइडलाइन आने की उम्मीद। प्रधानमंत्री मोदी ने किया वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन। लंपी वायरस के स्वदेशी टीके का ऐलान। 2025 तक सभी पशुओं को लगाएगा लंपी और फूट एंड माउथ डिजीज का टीका। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। बुमराह और हर्षल पटेल की टीम में वापसी। शमी, श्रेयस बिश्नोई और चाहर स्टैंड बाय पर। रोहित के हाथ में होगी कमान। और खबरों की शुरुआत महंगाई से। वो इसलिए क्योंकि आरबीआई के सख्त पॉलिसी के बावजूद महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलती हुई फिलहाल नहीं दिख रही। अगस्त महीने में मंथली आधार पर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 6.71% से बढ़कर अब 7% पर पहुंच गया है, जो अनुमान से काफी ज्यादा है। अगस्त में रिटेल महंगाई 6.84% रहने का अनुमान था। सबसे ज्यादा दिक्कत फूड इन्फ्लेशन को लेकर है। अगस्त में खाद्य महंगाई दर 6.75% से बढ़कर 7.62% रही और इस दौरान दाल और सब्जियों की महंगाई में बेतहाशा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके अलावा कपड़ा, जूता, चप्पल, हाउसिंग महंगाई में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। हालांकि फ्यूल और पावर की महंगाई में करीब 1% की गिरावट देखने को मिली है। तो वहीं बढ़ती महंगाई के बीच पॉलिसी के सख्ती का असर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर साफ दिख रहा है। मंथली आधार पर जुलाई में आईआईपी में जोरदार गिरावट देखने को मिली और ये 12.70% से गिरकर अब 2.4% पर रह गया, जबकि अनुमान इसका 4.77% का था। मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर ने बेहद निराश किया है। जुलाई में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 12.5% से घटकर 2.3% रह गई। तो वहीं माइनिंग सेक्टर्स की अगर बात करें तो इसमें ग्रोथ माइनस यानी कि 3.39% पर पहुंच गई। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, प्राइमरी गुड्स, इंफ्रा गुड्स, हर सेक्टर में गिरावट दर्ज की गई। अप्रैल से जुलाई के बीच आंकड़ों की अगर बात करें तो सालाना आधार पर इस दौरान आईआईपी 33.9% से घटकर 10% पर रह गई है। तो वहीं सीपीआई और आईआईपी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईसीआरए की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर। अदिति जी, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला तो सवाल मेरा ये रहेगा आपसे कि रिटेल महंगाई पर अब 7% पर ये पहुंच चुकी है। रिटेल महंगाई कितनी चिंता की बात है ये? देखिए, बेस इफेक्ट काफी अनसपोर्टिव था और एक्सपेक्टेशन तो था कि रिटेल महंगाई बढ़ के 6.9% पे आएगी। तो जो अनुमान थे उससे थोड़ी बहुत ऊपर आई है, तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव सरप्राइज नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम जो पिछले महीने में हमने देखा था कि 7% ट्रेंड से गिर के 6.7% पे रिटेल महंगाई आई थी, वो रिवर्स पूरी तरह से अगस्त के महीने में हो गई है। हमें अभी भी लग रहा है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का Q2 का प्रोजेक्शन था वो माइल्डली अंडरशूट होगा सीपीआई इन्फ्लेशन का। लेकिन क्लियरली ऑप्टिक्स आर नॉट गुड। वापस 7% हैंडल पे इन्फ्लेशन आ गई है। हमारे हिसाब से जो सेकंड हाफ है उसमें काफी एक अच्छा रिडक्शन सीपीआई इन्फ्लेशन में आना चाहिए। एक तो बेस इफेक्ट की वजह से और दूसरा इस वजह से कि कमोडिटी प्राइसेस में अब काफी करेक्शन आई है और हमें लगता है कि फेस्टिव सीजन के आसपास ज्यादा लाइक्लीहुड है कि वो जो रिलीफ मिल रही है प्रोड्यूसर्स को वो पास थ्रू होगी लोअर आउटपुट प्राइसेस।
जी आदित्य जी, इसके अलावा क्योंकि आईआईपी में भी काफी तेजी से गिरावट हमने देखा, तो ये नंबर्स क्या बताते हैं जो आए हैं? देखिए, पिछले 3 महीने के जो आईआईबी के ग्रोथ के नंबर्स हैं वो बिल्कुल कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि पिछले साल इस समय पर कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी। तो वाई ग्रोथ जो है इस पीरियड में वो काफी मिसलीडिंग रहती है। और जो जून से जुलाई के नंबर्स में हमने रिडक्शन देखी है, वो बहुत लार्ज एक्सटेंट तक बेस नॉर्मलाइजेशन के लिए है। हैविंग सेड दैट, जो जुलाई का आंकड़ा आया है वो एक्सपेक्टेशन से कम ही आया है। हमने 4% का अनुमान लगाया था और 2.4% की ग्रोथ देखने को मिली है। और उसमें सबसे एक जो बड़ा नेगेटिव सरप्राइज है वो माइनिंग सेक्टर की वजह से है। लेकिन जिस तरह की हेवी रेनफॉल जुलाई के महीने में देखी गई थी, शायद ये इतना भी सरप्राइजिंग नहीं है। प्री कोविड के कंपैरिजन में सर्टेनली जुलाई का नंबर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन जो अगस्त के हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर सामने आ रहे हैं वो एक थोड़ा बेहतर पिक्चर को सामने ला रहे हैं। तो शायद हमें जुलाई के नंबर को थोड़ा बहुत लुक थ्रू कर देना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आदित्य जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए और दर्शकों को क्लियर करने के लिए इन तमाम बातों को। बहुत शुक्रिया आपका। और आगे अब बात ज्ञानव्यापी की। ज्ञानव्यापी मस्जिद श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में वाराणसी जिला अदालत ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा दर्शन की अनुमति की मांग वाली याचिका को सुनवाई के लायक माना है। कोर्ट ने माना कि इस केस में 1991 का पूजा स्थल कानून लागू नहीं होता है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 22 सितंबर को होगी। मुस्लिम पक्ष जिला कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब हाईकोर्ट जा सकता है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और 22/9 में इसकी अगली तारीख लगाई गई है। इस जजमेंट के बहुत बड़े मायने हैं, क्योंकि जो हमारी कमीशन की रिपोर्ट है अब वो पढ़ी जाएगी, उसके खिलाफ उनको ऑब्जेक्शन देना पड़ेगा। और जो कमीशन की रिपोर्ट में शिवलिंग बरामद हुआ है अब उसमें आगे बात होगी। ये सारी महिला याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। कानून में उनकी पूरी आस्था है। हम कानून में भरोसा करते हैं। कानून पर मुझे भरोसा है, क्योंकि हम कहाँ जाएंगे। मेरे लिए मक्का मदीना तो है नहीं, हमारे लिए तो सब कुछ यही काशी मथुरा अयोध्या ही है। तो हम यहाँ छोड़ करके कहाँ जाएंगे। लेकिन कानून को भी हम सम्मान करते हैं, कानून के साथ। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र, कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मामले में आज क्या कुछ कहा? वाराणसी की जिला जज की अदालत ने मंदिर पक्ष पर बड़ा फैसला दिया है। मंदिर पक्ष की मांग को मानते हुए ये अदालत ने फैसला दिया है कि मुकदमा सुनवाई योग्य है, यानी कि मस्जिद पक्ष की जो आपत्ति थी उसको अदालत ने खारिज कर दिया है। इस फैसले में 2-3 ग्राउंड अदालत ने लिए हैं। जो मंदिर पक्ष की ओर से जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन, उन्होंने करीब 24 के करीब फैसले जो सुप्रीम कोर्ट के या अलग अलग हाई कोर्ट्स के थे वो अपने जो उनकी दलील थी उस पर लगाए थे और उसके जरिए उन्होंने बताया था कि इस मामले में किसी भी तरीके से जो 1991 वर्शिप एक्ट है उसका उल्लंघन नहीं हो रहा है। साथ ही साथ ये कहीं से भी वक्फ की संपत्ति नहीं है। तो ये 2-3 ग्राउंड थे, इसके आधार पर अदालत ने माना है कि इस पर वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं हो रहा है। यानी कि जो वर्शिप एक्ट की बात मस्जिद पक्ष कह रहा था कि वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, तो उसको अदालत ने नहीं माना है। दूसरा, वक्फ की संपत्ति नहीं माना है, जिसको मस्जिद पक्ष कह रहा था और जिसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट भी गया था। तो अब ये फैसला मंदिर पक्ष के उस पर आया है, उनको सही मानते हुए अदालत ने मस्जिद पक्ष की अपील को खारिज कर दिया है और मस्जिद पक्ष अब इसको लेकर वाराणसी से अब प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचेगा, जहां पर वो इस फैसले को चुनौती देगा। इसीलिए माना जा रहा है कि आज ही मस्जिद पक्ष ने इस ऑर्डर की कॉपी ले ली है और कल संभवतः इस मामले में हाई कोर्ट में मस्जिद पक्ष की ओर से अंजुमन इंतजामिया कमेटी इस पर अपनी ओर से वाद दाखिल कर सकती है और इस मामले में और इस आदेश के खिलाफ स्टे ले सकती है। अब देखना यह होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से किस तरीके की राहत मस्जिद पक्ष को मिलती है। और कोर्ट के फैसले के बाद ज्ञानव्यापी मामले में हिंदू पक्ष का दावा मजबूत दिख रहा है। आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।
और अब बात कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा की, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा पर निकली कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि इस यात्रा से बीजेपी डरी हुई है और डर के मारे उनके नेता कुछ भी बयान दे रहे हैं। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में मन की बात नहीं होती है। वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वो झूठ की फैक्ट्री चला रहे हैं। हम अंडरवियर और टी शर्ट पर बात नहीं करते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो कंटेनर, जूते और टी शर्ट को मुद्दा बनाते हैं तो ये साफ है कि बीजेपी डरी हुई है। दरअसल पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जो टी शर्ट्स पहनी थी उसकी कीमत को लेकर बीजेपी ने उन्हें घेरा था। बीजेपी का दावा था कि वो 41,000 की टी शर्ट पहनकर भारत को जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं। मैंने पहले कहा था कि ये भारत जोड़ो यात्रा मन की बात नहीं होगी, जनता की चिंता होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जनता की चिंता नहीं बल्कि बीजेपी की चिंता भी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी नेताओं से बयान आ रहे हैं, बिल्कुल झूठे बयान आ रहे हैं, बेबुनियाद बयान आ रहे हैं, बिल्कुल साफ हो गया है जिस तरीके से सोशल मीडिया उनकी फैक्ट्री चल रही है, बिल्कुल साफ हो गया है कि वो घबरा हैं, परेशानी में हैं, वो पीड़ित हैं और वो उनको देखने को मिल रहा है कि जनता से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इस भारत जोड़ो यात्रा के लिए। तो इधर बीजेपी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर नए सिरे से हमला किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस भारत यात्रा में नफरत फैला रही है। ये भारत जोड़ो नहीं बल्कि आग लगाओ यात्रा है। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और इसमें आग जलते हुए दिखाया गया है। आगजनी का दृश्य है ये। This is nothing but instigating people for violence. यह और कुछ नहीं है मगर किस प्रकार से लोग वायलेंट हो, किस प्रकार से आगजनी हो, किस प्रकार से हत्याएं हो, उसके लिए लोगों को उकसाने का काम आज गांधी परिवार और गांधी परिवार के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। और अब बात मार्केट की करेंगे। कारोबारी हफ्ते की शानदार शुरुआत हुई। तेजी की हैट्रिक लगाते हुए आज सेंसेक्स 322 पॉइंट चढ़कर 60,115 पर और निफ्टी 103 पॉइंट चढ़कर 17,936 पर बंद हुआ। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स आज हरे निशान पर बंद हुए। मार्केट का पूरा हाल समझते हैं यतिन से। यतिन बताएं क्या कुछ हाइलाइट्स रहे आज के बाजार के। तो आज के सत्र की बात करें तो सभी के सभी एनएससी के जो सेक्टोरल इंडिसेस हैं वो हरे निशान में बंद हुए। क्लियरली जो पिछले हफ्ते की तेजी का ट्रेंड था वो आज हफ्ते की शुरुआत से ही आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्लोबल संकेत भी अच्छे हैं और इसी बीच अगर हम देखें आईटी स्टॉक्स, मेटल स्टॉक्स, रियल एस्टेट, सभी के सभी जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडिसेस हैं यहाँ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। बैंकिंग स्टॉक्स में भी आपको तेजी आती हुई दिखाई दी और ओवरऑल बेसिस पे अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देख लें एनएससी पर तो 12:7 था, यानी जो बुल्स हैं उसके फेवर में पूरा का पूरा बाजार का जो है हाल आता हुआ नजर आया और ग्लोबल मार्केट्स में भी आपको काफी स्ट्रेंथ आती हुई नजर आई। जी, इसके अलावा यतिन ये भी समझना चाहेंगे कि कौन से वो सेक्टर्स रहे जहां पर आज खरीदारी देखने को मिली और किन सेक्टर्स में आज बिकवाली रही। तो अगर निफ्टी की बात करें तो सेटअप काफी स्ट्रांग था। अगर हम निफ्टी गेनर्स की बात करें तो यहाँ अदानी ग्रुप की कंपनी फ्लैगशिप अदानी पोर्ट्स आपको लगभग 3.5% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। इसके अलावा टाइटन टेक महिंद्रा और दिवीज लैब जैसे स्टॉक्स में आपको 2.5 से 3% के आसपास की इंट्राडे तेजी नजर आई। लूजिंग एंड पे आपको कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स में थोड़ा बहुत दबाव बनता हुआ दिखाई दिया, लगभग 2.5% यहाँ आपको कट आते हुए नजर आए। इसके अलावा श्री सीमेंट, नेस्ले और HDFC जैसे स्टॉक्स में आपको आधे से 1% तक की मंदी नजर आई। मिड कैप्स में काफी सारा एक्शन आपको देखने को मिला, खास करके केमिकल स्टॉक्स में। तो केमिकल स्टॉक्स जैसे कि नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्राइट, टाटा केमिकल जैसे स्टॉक्स में आपको 6-6.5% की तेजी आई। उसके अलावा अगर हम देखें तो डिफेंस स्टॉक्स में तेजी का माहौल था। लूजिंग एंड पे एस्ट्रल, क्लीन साइंसेज, डॉक्टर लाल पैथलैब जैसे स्टॉक्स थे जहां थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली होती हुई नजर आई। बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए यतिन आपका। और इसी के साथ रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द होंगे हाजिर, कहीं जाइएगा नहीं।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का उद्घाटन किया। यहां पीएम ने ऐलान किया कि लंपी वायरस का स्वदेशी टीका बन गया है और 2025 तक सभी पशुओं को लंपी के साथ साथ फुट एंड माउथ डिजीज का टीका लगा दिया जाएगा। 1974 के बाद यह पहली बार है जब डेयरी समिट भारत में हो रहा हो। 15 सितंबर तक चलने वाले इस इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के इस कार्यक्रम में 50 देशों के 1500 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया है। इसमें इंडस्ट्री लीडर्स, एक्सपर्ट्स, किसान, पॉलिसी प्लानर्स शामिल हैं। कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला भी मौजूद थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार दूध क्रांति के क्षेत्र में गति ला रही है। भारत के डेयरी सेक्टर की पहचान मास प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन बाय मासिस की है। छोटे किसानों के परिश्रम और उनके पशुधन की वजह से आज भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। हम डेयरी सेक्टर को, पशुपालन को भारत के गांवों में ग्रीन और सस्टेनेबल ग्रोथ का बहुत बड़ा माध्यम बना रहे हैं। हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक हम 100% पशुओं को फुट एंड माउथ डिसीज और ब्रुसेलोसिस की वैक्सीन लगाएंगे। हम इस दशक के अंत तक इन बीमारियों से पूरी तरह से मुक्ति का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। और ई कॉमर्स कंपनियों को अपने पॉजिटिव रिव्यूज लिखवाना अब भारी पड़ सकता है। सरकार ई कॉमर्स कंपनियों के फेक रिव्यूज पर भारी पेनाल्टी लगाने की तैयारी कर रही है। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय इसी हफ्ते फेक रिव्यूज पर अपनी गाइडलाइंस जारी कर सकता है। और इस खबर पर ज्यादा डिटेल देने के लिए हमारे साथ है असीम मनचंदा। असीम, क्या कुछ डिटेल है इस पर? देखिए, अक्सर ये देखा गया कि जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो अपनी सेवाओं को अच्छा बताने के लिए अपने पैसे देकर के रिव्यूज जो है वो कराती हैं। इतना ही नहीं, अपने कंपटीटर का नेगेटिव रिव्यूज जो है वो कराती है। बोर्ड के जरिए रिव्यूज जो है वो किए जाते हैं, रेटिंग जो है वो दी जाती है। तो सरकार अब इनके ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी जो है वो कर रही है। जो कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय है उसने इसके लिए एक कमेटी का गठन जो है वो किया था। इस कमेटी को लेकर इसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है वो रेडी हो चुकी है और कमेटी की जो आखिरी बैठक है वो 14 सितंबर को जो होने वाली है, जिसके अंदर इस रिपोर्ट को फाइनल जो है वो किया जाएगा। इसके बाद सरकार इसको लेकर के गाइडलाइन जो है जारी कर देगी। अगर कोई भी कंपनी अपने फेक रिव्यूज कराती है, नेगेटिव रिव्यूज दूसरी कंपनी का कराती है, तो उसके ऊपर भारी पेनल्टी जो है वो लगेगी। कंपनियों के ऊपर 10 लाख से लेकर के 50 लाख रुपए तक की पेनल्टी जो है वो लग सकती है। तो सरकार ने इसकी गाइडलाइन जो है तैयार कर ली है। अगले 7 से 10 दिन के अंदर ये गाइडलाइन जो है तैयार होगी, जिससे कि जो फेक रिव्यूज कराने वाली कंपनी है उनके ऊपर शिकंजा जो है वो कसेगा। बहुत शुक्रिया असीम, तमाम अपडेट के लिए आपका। और एनआईए ने गैंगस्टर और आतंकवादियों के गठजोड़ के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इसी सिलसिले में एनआईए ने दिल्ली और पंजाब समेत 5 राज्यों में 25 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें आतंकी रिंदा और साथी गोल्डी बराड़ के ठिकाने भी शामिल हैं। दरअसल क्राइम सिंडिकेट और टेरर कनेक्शंस पर नकेल कसने के लिए एनआईए ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल और में गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी की और उनके आतंकियों के साथ गठजोड़ के मजबूत सबूत इकट्ठे कर रही है। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल गैंगस्टर्स के आतंकवादियों के साथ नेक्सस की बात सामने आई है। बताया यह भी जा रहा है कि देश और विदेशों की जेलों के अंदर से गैंगस्टर क्राइम सिंडिकेट चला रहे हैं और इसी पर शिकंजा कसने के लिए पूरी तैयारी एनआईए ने कर ली है और इसी के तहत यह छापेमारी की जा रही है। दिल्ली एनसीआर की कई सोसाइटीज में इन दिनों कुत्ते को लेकर विवाद बना हुआ है। कुत्ते काटने की कई वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। कुत्ते के चलते झगड़े हो रहे हैं। अब कई आरडब्ल्यूएज इसे लेकर गाइडलाइन भी जारी उन्होंने कर दिया है। देखिए रोहन सिंह की रिपोर्ट। कभी लिफ्ट में बच्चे को काटते हुए डॉग का वीडियो, कभी बिना छेड़े कुत्ते का आक्रामक होना। आजकल ऐसे वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। गाजियाबाद, नोएडा या लखनऊ जैसे शहरों की सोसाइटीज में इस तरह की घटनाओं पर झगड़े होने लगे हैं। देखो, स्टेप में नहीं है, डॉटी डॉग है और वो भी स्टेप में नहीं है। अब बोलो, करो। हाँ, मैं कर ही रही हूँ, आप खड़े रहो। मैं डॉग को लिफ्ट में नहीं जाने दूंगी। आप भी नहीं जाने। मुझे मेरी लाइफ को रिस्क में करना ही नहीं, आप खड़े रहो। लोग कुत्तों पर हमला कर रहे हैं।
पुलिस केस दर्ज हो रहे हैं। समस्या इस हद तक बढ़ गई है कि नोएडा की कई सोसाइटीज ने गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन, एंटी रेबीज टीकाकरण प्रमाण पत्र और लिफ्ट या पार्क में कुत्ते को ले जाते वक्त खास सावधानी रखने को कहा गया है, जैसे कि कुत्ते के लिए सर्विस लिफ्ट और मुंह को कवर रखने के लिए डॉग मजल का इस्तेमाल करना। नियम का पालन न करने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना भी रखा गया है। RWS का कहना है कि इससे कुत्ता पालने वालों में जवाबदेही आएगी। जितने भी आप घटनाएं घट रही हैं वो लापरवाही से घट रही है। ना तो उनको प्रॉपर चेन बांधी जा रही है, ना उनको कंट्रोल किया जाता है। जहां मर्जी कोई भी मिलता है उनको काटने लगते हैं। तो इसलिए नियम जरूरी है। जब तक नियम नहीं बनेंगे तब तक हम ये निश्चित नहीं कर सकते हैं कि ये जितने कुत्ते पालने वाले हैं वो उसको समझें और जानें और उसको उद्देश्य अपने रेजिडेंट को सेव करना है। लेकिन डॉग ओनर्स और एनिमल राइट एक्टिविस्ट का मानना है कि ऐसे नियमों से कुत्तों के प्रति लोगों का व्यवहार और खराब हो जाएगा। ये जो चीजें आप एनिमल बाइट्स हो, दैट इज एक्सीडेंट। एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी मोमेंट और ये एक एक्सीडेंट है। इसी एक्सीडेंट्स को हम किस तरह का लोगों को एजुकेट करें, या पेट पेरेंट्स हो या जो एनिमल लवर्स है जो एनिमल्स को केयर कर रहे हैं, या जो सोसाइटीज़ है। सिर्फ सोसाइटीज़ है इस इंसान के लिए नहीं है, सोसाइटीज़ हमारा इन्वायरमेंट के लिए है और अपना इन्वायरमेंट के अंदर ये एनिमल्स आते हैं। तो एनिमल्स को केयर करना एनिमल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ह्यूमंस की है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन की मुहिम तेज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में भी स्ट्रीट डॉग्स को लेकर लंबे समय से मामला चल रहा है। डॉग लवर्स और सोसाइटी के बाकी लोगों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन रास्ता मिल बैठकर ही निकल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि डॉग लवर्स को समस्या को स्वीकार करना होगा। रोहन सिंह, नोएडा। और अब बात T20 विश्व कप की। ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले T20 विश्व कप के लिए टीम इंडिया का चयन हो चुका है। इस बार का विश्व कप अक्टूबर-नवंबर महीने में ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर खेला जाएगा। इस T20 विश्व कप की बागडोर उम्मीद के मुताबिक रोहित शर्मा के हाथों में ही दी गई है, जबकि उपकप्तानी KL राहुल को सौंपी गई है। चोट के कारण रविंद्र जडेजा वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। इंडिया के बड़े नाम वाले खिलाड़ियों में कप्तान रोहित शर्मा के अलावा KL राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, हर्षद पटेल, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, यजुवेंद्र चहल के नाम इसमें शामिल हैं। भारतीय टीम का पहला मुकाबला 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ होगा। और अब बात HDFC बैंक की। HDFC बैंक ने प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्याओं से निजात पाने के लिए एक अनोखी पहल की है। अब मुंबई के लोग अपनी कार की चाबी दिखाकर बेस्ट की AC बसों में फ्री में यात्रा कर सकते हैं। इसके लिए HDFC ने बेस्ट की 6 AC बसें किराए पर ली हैं। बेस्ट के महाप्रबंधक लोकेश चंद्र ने बताया कि ये बसें HDFC बैंक के CSR प्रोग्राम के तहत चलाई जा रही हैं। इसमें यात्रा करने वाले लोग पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, साथ ही यात्रा पर अपनी पिकअप और ड्रॉप पॉइंट खुद चुन भी सकते हैं।